राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने यण संधि के विषय में पढ़ा था, अयादी संधि के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। एक है पूर्व रूप संधि जिसमें पूर्व वाले वर्ण का रूप हो जाता है, और दूसरी है पर रूप संधि जिसमें पर वाले वर्ण का रूप हो जाता है। मतलब दोनों ही वर्ण, पूर्व वर्ण और पर वर्ण मिलकर पर वाले बाद वाले वर्ण का रूप हो जाता है, और पूर्व रूप संधि में दोनों वर्ण मिलकर पूर्व वाले वर्ण का रूप हो जाता है। कैसे होता है आओ हम पढ़े। तो आज की हमारी पहली संधि है पूर्व रूप संधि। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो दो वर्णों का योग होता है, एक वर्ण इस तरफ होता है उसको पूर्व वर्ण बोलते हैं, इधर वाले को पर वर्ण बोलते हैं। मतलब जिन दो वर्णों में संधि होती है वो दो वर्ण है, ये इधर वाला पूर्व वर्ण है, इधर वाला पर वर्ण है। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है, दोनों ही वर्णों के स्थान पर केवल पूर्व वाला वर्ण जो होता है वो एकादेश हो जाता है। इन दोनों वर्णों में से जब किसी एक वर्ण के स्थान पर आदेश होता है तो उसको आदेश बोलते हैं, लेकिन जब दोनों ही वर्णों के स्थान पर आदेश होता है तो उसको एकादेश बोला जाता है। तो इस संधि में भी एकादेश होता है, मतलब दोनों ही वर्णों के स्थान पर दोनों ही वर्णों को मिलाकर एक आदेश कर दिया जाता है, और वो एक आदेश होता है पूर्व का अपवाद है। जिस तरह से अयादी संधि में पूर्व वाले पद ए ओ ऐ औ होता है और उसके सामने कोई सा भी स्वर होता है, तो इधर वाले ए ओ ऐ औ के स्थान पर ऐ औ आय आओ आदि आदेश होते हैं। तो ये संधि भी अयादी संधि का ही अपवाद है। आओ हम देखते हैं किस तरह से। इस संधि में इस तरफ ए या ओ, पदांत। इस संधि में इस तरफ वाला पूर्व वर्ण जो होता है उसका अंत या तो ए से होता है या ओ से होता है, और ये ए या ओ पदांत होते हैं। मतलब ये पद के अंत होने वाले या तो ए होता है या ओ होता है। इसके सामने वाला जो वर्ण होता है जिसको हम पर वर्ण बोलते हैं उस तरफ हमें आ मिलेगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां हमें अयादी संधि में मिलती है जब हम पढ़ते हैं हरे हरे, ए है इधर और प्लस अय, हरे प्लस ए। तो हरे प्लस ए, यहाँ पर ए के स्थान पर अय आदेश होता है, और इस तरह से हर ये रूप बनता है। जिस तरह से शे प्लस अनम, तो शे प्लस अनम, इसी तरह का उदाहरण हमने अयादी संधि में देखा था। इस तरफ शे है, स में ए है, सामने अ है, तो अयादी संधि की परिस्थितियां थी। लेकिन ये जो ए या ओ है ये इस तरह के नहीं होकर जब पद के अंत वाले होते हैं, मतलब जब पद का अंत हो रहा होता है उसके ए या ओ हो और उनके सामने अ हो, तो फिर वहाँ अयादी संधि नहीं होकर फिर वहाँ पूर्व रूप संधि हो जाती है। पूर्व रूप संधि में हमें एक अलग तरह का चिन्ह भी दिखाई देता है। संस्कृत में अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। अवग्रह चिन्ह, इसका जो उच्चारण होता है अवग्रह चिन्ह, इसका उच्चारण हमें जो अ का उच्चारण इसी का अवग्रह चिन्ह का किया जाता है। अब ये अवग्रह चिन्ह यहाँ पर आएगा। इस पूर्व रूप संधि में क्या होता है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर, मतलब पूर्व वर्ण जो या तो ए है या ओ है, मतलब पदांत ए, और उसके सामने जब अ होगा तो इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल ए का आदेश हो जाएगा। दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप संधि है ना, तो पूर्व वाला वर्ण, पूर्व का जो रूप है
बस वही शेष रहेगा। तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व वाला वर्ण एकादेश हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। लेकिन इस संधि का जो संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार ये जो अ है, ये अ तो हट जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह के रूप में अवग्रह चिन्ह यहाँ पर रह जाता है इस तरह का। तो ये इसका फॉर्मूला है। पूर्व रूप संधि में क्या होता है, पदांत ए या पदांत ओ, इसी तरह से पदांत ओ और उसके सामने पर वाला वर्ण अगर अ होता है तो दोनों के ही स्थान पर केवल पूर्व वाला जो वर्ण है ओ वो एकादेश हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का जो चिन्ह होता है वो पूर्व रूप संधि में ही होता है। तो ये पूर्व रूप संधि का लक्षण है। तो अब इनके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे वृक्षे प्लस अस्मिन, वृक्षे प्लस अस्मिन। तो यहां पर पदांत ए है और सामने अ है, तो ए के और ए और अ दोनों के योग में केवल ए शेष रह जाएगा वृक्षे, और अ के स्थान पर हमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी तरह से हरे प्लस औ, यहां पर भी ए है, पदांत ए है, हरे पदांत है ये, और पदांत का जो ए है और सामने वाला अ दोनों मिलकर केवल पूर्व वाला वर्ण शेष रहेगा, मतलब हरे, और अ के स्थान पर हमें अवग्रह चिन्ह बना देना है। तो इस तरह से ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। तो इसके कुछ और उदाहरणों को, हम ओ वाले उदाहरणों को आगे देखते हैं। इस तरह से पदांत ओ हो और उसके सामने अ हो, तो दोनों वर्णों का योग करने पर केवल ओ आएगा, पूर्व वाला वर्ण आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाएगा, और अ के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसके उदाहरण होंगे बालो प्लस अवदत, प्लस अवदत। यहां पर पदांत ओ है, सामने अ है, तो ओ के स्थान पर ओ और अ दोनों मिलकर केवल ओ शेष रह जाएगा, और अ के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से को प्लस अपी, यहां पर भी पदांत ओ है, सामने अ है, दोनों मिलकर केवल पूर्व वाला ओ शेष रह जाएगा, अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह करने के बाद कोपी, इस तरह का रूप बन जाएगा। लोकोयम, लोकोयम। तो इस तरह के आधे अ का उच्चारण करने में, आधे अ का उच्चारण करने में जो समय लगता है, बस केवल वही उच्चारण करना है इसका। कोपी संधि है ये। बालो वदत, हरेव, वृक्षेस्मिन। तो इस तरह से ये हमने पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ा। इसमें पूर्व वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, पूर्व वाले वर्ण में पदांत ए या ओ होगा, सामने अ होगा, दोनों पूर्व वाला वर्ण और पर वाला वर्ण दोनों को मिलाकर एकादेश करेंगे, और एकादेश किसको करेंगे, पूर्व वाला वर्ण जो है उसी को एकादेश कर दिया जाएगा, और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह के रूप में उसका अ का चिन्ह अवशेष रह जाता है, जिसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। उसका उच्चारण आधे अ के अर्ध अ के बराबर किया जाता है। इसके उदाहरणों के बारे में भी हमने देखा। अब हम देखेंगे पररूप संधि के। पूर्व रूप संधि की तरह पररूप संधि में भी दोनों ही वर्णों के स्थान पर एकादेश होता है, मतलब इन दोनों वर्णों, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एकादेश होगा। पिछली संधि में पूर्व वाला वर्ण एकादेश हुआ था, इस बार बाद वाले वर्ण को एकादेश के रूप में किया जाएगा, इसलिए संधि का नाम है पररूप, यानी बाद वाला रूप शेष रह जाएगा दोनों ही वर्णों के। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें दीर्घ संधि होती है, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन गुणों दीर्घ और वृद्धि आदि संधियां नहीं होकर पररूप संधि होती है। किस तरह से होती है आओ हम देखते हैं। तो पररूप संधि के लिए सबसे पहले हमें एक अलग से एक टी संज्ञा और आती है यहाँ पर, उसके बारे में भी जानना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, टी संज्ञा संज्ञा क्या होता है, किसी कोई नाम होता है ये, तो कुछ वर्णों को, किसी शब्द को, किसी पद को टी का नाम दे दिया गया है। किसको दिया गया है,
किसी भी पद में जो अंतिम स्वर होता है, उस अंतिम स्वर से लेकर अंतिम वर्ण तक का जो वर्ण समुदाय होता है उसको टी कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं मनस, तो यहाँ पर जो अंतिम स्वर है वो है न में स्थित है, और अंतिम वहां से लेकर जो अंतिम व्यंजन तक यानी स तक का जो वर्ण समुदाय है उसको टी कहा जाता है। तो यहाँ पर टी कौन हुआ? अस। यहाँ पर टी हो गया अस, इसकी टी संज्ञा हो गई। इसी तरह से पतत, मैंने एक उदाहरण लिखा पतत, यहाँ पर इसमें टी कौन हुआ? अंतिम स्वर जो तय में स्थित अ है, वहाँ से लेकर अंतिम व्यंजन जो हलंत तय है, इस पूरे वर्ण समुदाय को टी बोलते हैं। तो यहाँ पर टी हो गया अत। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कुल, तो अब यहाँ पर अंतिम स्वर है ल में स्थित अ, लेकिन उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर अ को ही टी माना जाएगा। मतलब इसकी जो टी संज्ञा हुई वो अ की हुई है यहाँ पर, क्योंकि देवदत्त के जब कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, तो स है शैव ज्येष्ठ भ्राता है, शैव लघु भ्राता, तो देवदत्त खुद ही बड़ा भाई है और खुद ही छोटा भाई है। तो यहाँ पर ल में जो स्थित अ है उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर टी संज्ञा केवल अ की ही होगी। इसी तरह से अन्य उदाहरण और है। तो इस तरह से टी संज्ञा में यहाँ समझना होगा, क्योंकि पररूप संधि समझने के लिए टी संज्ञा को जानना बहुत जरूरी। तो इस तरह से टी संज्ञा होती है। मनस में अंतिम स्वर है न में स्थित है, वहाँ से लेकर स तक अस टी हुआ, यहाँ पर अत टी हुआ, और यहाँ पर कुल इसको टी कहा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं वहाँ पर दीर्घ संधि की परिस्थितियाँ हैं, उसके बावजूद भी वहाँ कुछ जो हमारी सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है उसमें कुछ समूह बनाए हैं पाणिनि ने, कुछ वर्णों का, कुछ वर्गों, कुछ पदों का एक ग्रुप बनाया है जिनमें एक ही तरह के लक्षण हैं उनके, तो उनमें एक ही तरह के नियम लगते हैं। तो इनको गण बोला जाता है, जिनको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समूह बोलते हैं। कि कुछ उदाहरण होते हैं जिनमें एक ही तरह के नियम लगने होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाया है, उसको गण व्यवस्था बोला गया है संस्कृत व्याकरण में। तो उसके लिए इसी तरह के कुछ वर्ण हैं जिनमें दीर्घ संधि की परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद उनमें दीर्घ संधि नहीं हुई, और वो 8-10 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पररूप संधि होती है। कैसे होती है हम देखते हैं। तो उस गण का नाम है सकंदवादी गण। कर्क प्लस अंदोहु, कुल प्लस अटा, मनस प्लस ईशा, हल प्लस ईशा, पतत प्लस अंजलि, इसी तरह से मार्त प्लस अंड है, मार्त प्लस अंड है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन सब वर्णों में किसी न किसी अलग प्रकार की संधियां हो रही होती है। सक में क में अ है, सामने भी अ है, तो अ और अ दोनों मिलकर दीर्घ संधि का उदाहरण होना, यहाँ पर दीर्घ आ हो जाना चाहिए था, सकांदु। इसी तरह से क में अ है, सामने भी अ है, तो यहाँ पर भी अ और अ मिलकर दीर्घ हो जाना चाहिए था। कुल प्लस अटा, यहाँ पर भी दोनों तरफ अ है, लेकिन ये कुछ शब्दों का एक ग्रुप है जिसको गण बोला गया है, सकंदवादी गण, क्योंकि इसका पहला शब्द शक है, तो इसलिए इसको सकंदवादी गण बोला गया है। इसमें शक आदि कुछ शब्द है, करीबन 7 या 8, इनमें सब में, और इनमें ये नियम बना दिया गया है, इनमें दीर्घ संधि या कोई और संधि नहीं होगी। जैसे यहाँ गुण संधि हो रही थी, हल अ और ई मिलकर ए होना चाहिए था, यहाँ व्यंजन संधि है। इसी तरह से यहाँ आ और अ दोनों मिलकर दीर्घ हो रहा था, तो इनमें पररूप संधि होगी। ये कुछ शब्दों का एक गण है, यहाँ पर कोई और संधि नहीं होनी है, यहाँ तो सिर्फ पररूप संधि ही होगी। तो इस तरह से ये अपवाद वाले उदाहरण है, इनमें पररूप संधि किस तरह से होती है। इन उदाहरणों के लिए कहा गया है कि जो पूर्व वाले जो शब्द है सभी, इनके टी को पररूप एकादेश होता है। अब इनकी जो टी है उसको होगा, और कौन सा आदेश होगा? पररूप, यानी बाद वाला ये अ है ना,
ये आदेश हो जाएगा किसको, इधर वाले शब्दों की टी को। टी किसे कहते हैं अभी मैंने पहले बताया था। तो टी किस, जैसे शक अंधु है तो इसमें जो टी है यानी इसकी टी है ए, तो उस ए को हटा देंगे और सामने वाला ए लिख देंगे, पूरा का पूरा ही पद लिख देंगे। तो उस टी को ये आदेश हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो शकंदुहु। इस तरह का हमारा संधि हो जाएगी ये पूरी। इसी तरह से इधर जो टी है, कर्क में जो टी है कौन है, ए, तो यहाँ पर जो ए है उस टी को ए आदेश हो जाएगा दोनों वर्णों के स्थान पर। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा कर्क, इसमें से टी को बाहर निकालेंगे, मतलब टी को पररूप वाला आदेश हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा करकंदुहु। इसी तरह से कुल प्लस अटा, तो यहाँ पर भी यहाँ जो टी है उस टी को पररूप एक आदेश हो जाएगा, कुल प्लस अटा, तो ये हो गया कुलटा। मनस प्लस ईशा, इस मनस में टी कौन है, अस, तो इस अस को जब हम बाहर निकालेंगे तो इस तरह का रह जाएगा। उस अस के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, ई, और शाह को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो ये हो गया मनीषा। इसी तरह से हल प्लस ईसा, ल में जो अ है वो टी है, उस टी को ये ई आदेश हो जाएगा, है ल, इस ई को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे हम, और ये हो जाएगा हलीशा। इसी तरह से पतत अंजलि, यहां पर टी है, पतत में अत, उस अत के स्थान पर पररूप वाला यानी ये अ आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पत अंजलि, और जब इनकी संधि करेंगे तो हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ही। इसी तरह से मारतंड है, तय में जो अ है उस टी के स्थान पर अ हो जाएगा सामने वाला, मार्त अंड है, और जब इनको मिलाएंगे तो हो जाएगा मारतंड है यानी सूर्य। तो इस तरह से हमने पररूप संधि के बारे में देखा। पररूप संधि में भी पूर्व वर्ण में जो टी है उस टी के स्थान पर, मतलब उस टी को हटा देंगे, उस टी के स्थान पर दोनों ही इधर और इधर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर केवल पर वाला वर्ण जो होता है वो एक आदेश हो जाएगा, इसलिए संधि का नाम है पररूप संधि। तो पररूप संधि की मैं दो परिस्थितियां आपको बताने वाला हूं। पहली परिस्थिति यह है कि सकंदवादी गण में जो पद है करीबन 7 या 8 है। एक उदाहरण और है यहाँ पर लांगल ईसा का, लांगल प्लस ईसा मैं बताने वाला हूं। एक सीमंत है, इसके अलावा 2 उदाहरणों पर हम और चर्चा करने वाले हैं। सीम प्लस अंत है और लांगल प्लस ईसा। यहां पर जो पूर्व वर्ण की टी है उस टी के स्थान पर सामने बाद वाला आदेश हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, तो ये ऐसे कैसे ही मिल जाएगा, सीमंत है, और यहां पर लांगलीशा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने पररूप संधि के बारे में पढ़ा है। पररूप संधि का एक नियम पढ़ा है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पररूप संधि का दूसरा। पररूप संधि के दूसरे वाले नियम में जो पूर्व वाला वर्ण होगा वो हमें मिलेगा अकारांत उपसर्ग, मतलब ऐसा उपसर्ग जिसका अंत अ से होता हो, जैसे प्र, जैसे उप आदि। तो पररूप संधि में दूसरा जो नियम है उसके अनुसार हमें पूर्व वाला वर्ण मिलेगा अकारांत उपसर्ग, ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग, और पर वाला वर्ण मतलब बाद वाला वर्ण हमें इस बार मिलने वाला है ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु, कोई दूसरे वर्ण नहीं,
केवल धातु होनी चाहिए, ए या ओ से आरंभ होने वाली, से प्रारंभ होने वाली धातु, होने वाली धातु। तो देखो दो वर्ण हो गए। इस तरफ हमको चाहिए अकारांत उपसर्ग, केवल उपसर्ग ही चाहिए, और वो भी वो वाला जिसका अंत ऐसे हो रहा हो। सामने हमें ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु चाहिए, मतलब कोई और वर्ण नहीं चलेगा, ऐसे हो ए या ओ से आरंभ होने वाला, केवल धातु ही होनी चाहिए, और वो भी वो जिसका आरंभ ए या ओ से हो रहा हो। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। ऐसी स्थिति में पूर्व तथा पर दोनों ही वर्णों के स्थान पर जब आदेश होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एकादेश। तो पूर्व तथा पर वर्ण दोनों ही वर्णों के स्थान पर बाद वाला वर्ण यानी या तो ए या ओ एकादेश हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है प्र प्लस एजते। एजते का मतलब आगे बढ़ता है। प्र अकारांत उपसर्ग है, ये सामने ए से आरंभ होने वाली धातु है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस तरफ आएगा अकारांत उपसर्ग यानी जिसका अंत होगा ऐसे, सामने रहेगा ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु। इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर क्या एकादेश हो जाएगा? ए। तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर क्या एकादेश हो जाएगा? ए। तो यहाँ पर हमें वही करना है, प्र में से अ को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हलंत। सामने इस अ और इस ए दोनों के स्थान पर एक ए आदेश हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला रूप आदेश होगा। अब इस जते को ऐसा कैसे लिख दिया हमने। अब जब इसको मिलाएंगे तो ये हो गया प्र में सामने वाला ए मिल जाएगा, प्रे ज ते। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो गई पररूप संधि। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। उप, उप में उप, ये उप भी अकारांत उपसर्ग है। इसके सामने लिखते हैं औषधि। औषधि ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग है, सामने ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो ए और सामने वाला ओ जब दोनों मिलेंगे तो एकादेश हो जाएगा दोनों वर्णों के स्थान पर ओ। दोनों वर्णों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाएगा, बाद वाला वर्ण, क्योंकि संधि पर रूप है। तो उप, इसमें से ए को हमने बाहर निकाल दिया, सामने वाले ओ, इस ए और इस ओ दोनों के स्थान पर केवल ओ एकादेश हो जाएगा, और बाकी को ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब जब इनको मिलाएंगे प में ओ मिल जाएगा, पो श ती। इस तरह से ये पररूप संधि का बेसिक नियम है। ये अपवादों वाली संधियां हैं, इनमें कहीं न कहीं प्रकार से वृद्धि संधि का नियम लागू हो रहे थे। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा था जन प्लस एकता, जनैकता बन रहा था, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि अ के सामने जब ए होता है तो वृद्धि संधि होती है। लेकिन इन्होंने निर्धारित कर दिया कि यहाँ पर अ तो हो, लेकिन वो उपसर्ग से अंत होने वाला अ हो, और सामने जो ए हो वो अगर किसी का धातु का होगा तो फिर ऐसी स्थिति में वृद्धि संधि नहीं होगी और पररूप संधि होगी। इसी तरह से कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम वृद्धि संधि थी। उप प में अ है, सामने ओ है, लेकिन ये उपसर्ग का अ है और ये किसी धातु का ओ है, यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगी, यहाँ पररूप संधि होगी। उपोषति यानी पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर केवल पर वर्ण वाला, पर रूप वाला वर्ण एकादेश हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने पूर्व रूप संधि और पररूप संधि के विषय में पढ़ा। पूर्व रूप संधि में पूर्व वाला वर्ण एकादेश होता है, पररूप संधि में बाद वाला वर्ण एकादेश होता है। पूर्व रूप संधि में इस तरफ ए या ओ होता है, सामने अ होता है और उस अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। पररूप संधि की दो परिस्थितियां हैं, एक तो सकंदवादी गण है करीबन 7-8 शब्दों का, उसमें दीर्घ संधि या गुण संधि नहीं होकर वहाँ पररूप संधि होगी, और पहले वाला जो पद है उसकी टी को बाद वाला पद की बाद वाला वर्ण एकादेश हो जाएगा। और ये जो है अकारांत उपसर्ग के सामने अगर
ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी तो ऐसी स्थिति में भी पूर्व वाला और बाद वाला दोनों वर्णों के स्थान पर बाद वाला वर्ण एकादेश हो जाएगा।